नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 29 ऑफ जून 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also, don't forget to press the bell icon. Also, share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। जब भी कोई नई वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे या फिर कभी भी कोई वैकेंसी आती है दोस्तों, सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही मिल जाता है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं अविजन इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल ऐप, जो कि प्ले स्टोर पर बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाएगा आपको, जहां से आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट, ऐसी बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जाएगी। तो फिर दोस्तों देर किस बात की, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बना लीजिए अविजन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर। स्टडी एनी टाइम एनीवेयर विद अविजन इंस्टीट्यूट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे धमाकेदार सेशन का पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ हमारे स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले, जितने भी क्वेश्चंस और जितने भी करंट अफेयर्स हम लोग यहाँ पर वीडियोस में देखेंगे, पढ़ेंगे, इनकॉर्पोरेट मैंने किया है, वो सभी आपके एग्जाम रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, वेदर इट इज आईबीपीएस, वेदर इट इज बैंकिंग एग्जाम और योर एलआईसी एग्जाम, वेदर इट इज योर डब्ल्यूबीसीएस एग्जाम, वेदर इट इज एसएससी एग्जाम्स, सब चीजों को यहाँ पर कवर किया जाएगा हमारे इस सेशन के अंदर। ठीक है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर किसी पॉइंट के ऊपर, किसी टॉपिक के ऊपर आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में उसका स्टेटमेंट, उसका नाम लिखकर बता दीजिए कि मैम इस टॉपिक के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो हमें चाहिए, तो आप वहां पर उसे भी यहाँ पर बता सकते हैं हमें, ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन है ना। अमंग द फॉलोइंग हु अपॉइंटेड रिसेंटली एज अ फॉरेन सेक्रेटरी टू लीड इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को बताना है कि कौन रिसेंटली किसे अपॉइंट किया गया एज अ फॉरेन सेक्रेटरी टू लीड इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। ऑप्शन है आप लोग के पास श्याम शरण, पंकज शर्मा, राजेश गेरा और धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा श्याम शरण। अभी दोस्तों आप इनका नाम जरूर याद रखेंगे और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये अपॉइंटमेंट के सेक्टर में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अपॉइंटमेंट के जो सब हेडिंग में आपसे क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है। यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि पंकज शर्मा और राजेश गेरा, यहाँ पर डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे बतानी चाहिए आगे बढ़ने से पहले, कि पंकज शर्मा पार्ट टाइम मेंबर अपॉइंट किए गए हैं पीएफआरडी के। मैंने आपको अपने सेशंस में पढ़ाया है। ठीक है, अगर आप करंट अफेयर्स रोज फॉलो करते तो आपको पता होगा पंकज शर्मा को पार्ट टाइम क्या बनाया गया है, मेंबर बनाया गया है पीएफआरडी का। पीएफआरडी दोस्तों क्या होता है, पीएफआरडी होता है पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो ये आप लोग इधर ध्यान रखेंगे कि इनको पार्ट टाइम मेंबर यहाँ पर बनाया गया, किसको, पंकज शर्मा को। वहीं मैं राजेश गेरा की बात करूं दोस्तों आपके साथ, तो राजेश गेरा को अपॉइंट किया गया है एज अ डायरेक्टर जनरल, क्या, डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईसी। एनआईसी क्या हो गया, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ठीक है, तो ये होते हैं कुछ रिवीजन पॉइंट्स जो हम आपको करवाते चलेंगे, ताकि नया भी इनकॉर्पोरेट होता रहे और पुराना भी रिवीजन में आता रहे, राइट। और धर्मेंद्र प्रधान के बारे में तो आपको पता ही है दोस्तों, इनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। तो पंकज शर्मा और राजेश गेरा ये नई अपॉइंटमेंट्स थी इस महीने की दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब पूरी बात करेंगे हम लोग श्याम शरण के बारे में। India's International Center President is now former Foreign Secretary and Prime Minister's Special Envoy for Nuclear Affairs and Climate Change, Shyam Saran, right? After leaving the administration in 2010, he served as chairman of
NSAB, दैट इज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। तो आपको इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड यहाँ पर बता दिया गया है, ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आप लोग को बताया ताकि आपको इजीली ये सारी चीजें याद हो सके। दोस्तों इनके बारे में बोला गया है, इज अ मेंबर ऑफ गवर्निंग बोर्ड्स ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज स्टडीज एंड सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च। हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड, हिज डेब्यू बुक वॉज रिलीज इन 2017। इन्होंने एक बुक भी लिखी है, ठीक है, इन्होंने बुक भी लिखी है 2014 में, जिसका नाम है हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड, राइट। हिज सेकेंड बुक वॉज हाउ चाइना सीज इंडिया एंड द वर्ल्ड, वॉज जस्ट रिलीज्ड। तो यहाँ पर ये किताबें भी लिखी है, ये बात भी ध्यान रखना आप। और इन्हें दोस्तों पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है हमारे कंट्री का, ठीक है। 2011 में इन्हें पद्म भूषण का अवार्ड भी मिला था। अब तीसरी बात यहाँ पर करेंगे, ही रिसीव द स्प्रिंग ऑर्डर गोल्ड सिल्वर स्टार इन मे 2019 फ्रॉम द एम्परर ऑफ जापान फॉर फॉस्टरिंग टाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान, राइट। तो यहाँ पर इन्हें इस एम्परर से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रख लेना। चलो यहाँ पर भी एक और चीज यहाँ पर जुड़ जाती है आपकी। अब यहाँ पर एक बात आपको बतानी चाहिए दोस्तों कि ये रिप्लेस किसके द्वारा हुआ है। यहाँ पर रिप्लेस का कहीं पॉइंट नहीं आया, तो मैं आपको यहाँ पर एड ऑन कर दूं। इन्होंने रिप्लेस किया है दोस्तों, आप ध्यान रखना, एन वोहरा को, ठीक है, एन वोहरा को इन्होंने रिप्लेस किया, क्योंकि रिप्लेस पर क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसी के बाद इनका चार्ज जो शुरू होगा, ये कब से शुरू होगा, 23 जून 2022 से इनका चार्ज शुरू हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ऑल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की बात करूं दोस्तों, तो मुझे इसके बारे में भी डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीजें बतानी चाहिए। तो ऑल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जो है बेसिकली एक नॉन ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है, न्यू दिल्ली में सेटअप है, ठीक है, नॉन ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है, ये ध्यान रखना। और ये न्यू दिल्ली में आता है, ठीक है, न्यू दिल्ली में। अच्छा, इसमें जो मेंबर्स रहते हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे गवर्नमेंट, सीनियर गवर्नमेंट लोग रहते हैं, जजेस रहते हैं, ठीक है, डॉक्टर्स रहते हैं, मिनिस्टर्स रहते हैं, गवर्नर्स रहते हैं, तो इनका ये पूरा डोमेन बनता है। अब आपको इतना याद रखना नहीं कि कौन कौन कितने कितने नंबर्स में होता है, बस हाँ ये ध्यान रखना ना कि कौन कौन से लोग रहते हैं, तो ये सारे लोग रहते हैं जो मैंने आपको बताया। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था दोस्तों 1962 में। एक बात ध्यान रखना, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1962 में, किसका, आपका इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। रिवीजन पॉइंट्स मैंने पंकज शर्मा और आपको राजेश गेरा के बारे में बता ही दिया, तो वो आप लोग याद रखेंगे, बस इसमें और ज्यादा आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश हैज बीन अपॉइंटेड, Dash has been appointed as a new central board of direct taxes CBDT chairman। बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। तो यहाँ पर एक और अपॉइंटमेंट लेकर आए हमारे साथ, और सीबीडीटी के नए चेयरमैन कौन बने ये आपको बताना है। और करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आईआरएस ऑफिसर नितिन गुप्ता। कौन, नितिन गुप्ता, ठीक है। इनके बारे में हम पूरी बात कर लेते हैं, चलिए। उससे पहले मैं कुछ सीबीडीटी के बारे में आप लोग को बता दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था आपका 1963 में, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर हो जाता है, न्यू दिल्ली में। और दोस्तों इसका कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है हमारे इंडिया में सीबीडीटी के लिए, तो ध्यान रखना फाइनेंस मिनिस्ट्री। कौन सी, फाइनेंस मिनिस्ट्री। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन सकता है, ठीक है। कुछ डेफिनेटली रिवीजन पॉइंट्स के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम इसका क्रक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो आईआरएस ऑफिसर नितिन गुप्ता नेम द न्यू चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी, ये पहला पॉइंट जो आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। अब इनके बारे में बात करते हैं। IRS officer Nitin Gupta has been appointed as a new CBDT chairman and Indian Revenue Services Officer 1986 batch of income tax cadre is serving as member of investigation in the board, is scheduled to retire in September next year. Right? The post of CBDT chief was being held in an additional capacity by board member 1986 batch IRS officer Sangeeta Singh after JB Mohapatra retired on April 30. Right? तो ये आप लोग ध्यान रखना है यहाँ पर कि यहाँ पर इनको CBDT का हेड बनाया गया है, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है वो भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ दोस्तों बात करते हैं कुछ रिवीजन की, कि यहाँ पर रिवीजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखना आप लोग, सतीश पाई मैंने आप लोग को पढ़ा था, अगर आप इनका नाम याद रखे होंगे तो आपको ध्यान होगा सतीश पाई, ठीक है। सतीश पाई को एमडी बनाया गया, किसका दोस्तों, हिंडाल्को का, किसका, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज का। ये आपके
एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, भले ही आप एसएससी का दे रहे हो, डब्ल्यूबीसीएस का दे रहे हो, किसी का भी एग्जाम दे रहे हो ना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर चेयरमैन बने किसके, IAI के, दैट इज इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट, किसके, इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट के, ठीक है, ये ध्यान रखना। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं दोस्तों पी उदय कुमार की, ये भी मैंने आप लोग को पढ़ाया है, पी उदय कुमार क्या बने हैं, एमडी चेयरमैन बने हैं किसके, NSIC के, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के, ठीक है। तो ये है आपके रिवीजन पॉइंट्स। ये क्या है, रिवीजन पॉइंट्स, जो कि आजकल मैंने इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर दिया है वीडियोस में, ताकि बच्चे क्या करते हैं ना, बोलते हैं मैम भूल जाते हैं, हम करेंट अफेयर्स याद तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो अब आप भूलोगे नहीं, क्योंकि आपका रोज अब क्या होगा, यहाँ पर रिविजन होगा। तो ध्यान रखना, पॉइंट्स बना लेना, पेन कॉपी लेकर बैठना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। Recently, Reserve Bank of India imposes penalty, right, on which of the following commercial bank for violation of certain rules? आपको ये बात तो पता ही होगी दोस्तों कि अगर इंडिया में, थोड़ी सी हम लोग बेस की बात करेंगे यहाँ पर, अगर इंडिया में आपको बैंक खोलना है या फिर बैंकिंग एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो आपको क्या लेना पड़ता है भाई, लाइसेंस लेना पड़ता है। और ये लाइसेंस देने वाला अथॉरिटी कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। आगे बात समझ में। अच्छा, साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो मॉनिटरिंग बॉडी है, सिर्फ क्या है, मॉनिटरिंग सुपरविजरी अथॉरिटी है। लेकिन जो रूल्स बैंक फॉलो करते हैं वो करते हैं आपके बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 के, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि कॉमर्शियल बैंक्स के इंडिया में रूल आरबीआई नहीं बनाता है। कहाँ पे फॉलो होते हैं वो, बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 के तहत। अगर कोई बैंक बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 का कोई भी रूल को वायलेट करता है तो आरबीआई उस पर क्या कर देता है, पेनल्टी चार्ज कर देता है। आगे बात समझ में, क्योंकि वो तो मॉनिटरिंग अथॉरिटी है। तो यहाँ पर कौन सी बैंक के ऊपर रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेनल्टी लगाई है कि उसने कुछ रूल्स का वायलेशन किया, बताना है आपको। और यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इंडियन ओवरसीज बैंक, ठीक है। क्या हो जाएगा, इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक को ऐसे हम नहीं छोड़ेंगे, इसके स्टैट्स को हम लोग को डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि एसएससी के एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और साथ ही साथ बैंकिंग एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट रहता है। अब देखो, डब्ल्यूबीसीएस में भी क्वेश्चन आते हैं आपके पास, आपको पता है बैंकिंग के डब्ल्यूबीसीएस में भी काफी 13 से 14 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अगर आप लोग डब्ल्यूबीसीएस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर इंडियन ओवरसीज बैंक की स्टैब्लिशमेंट डेट 1937, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाता है, इसका हेडक्वार्टर हो जाता है चेन्नई में। कहाँ पर, चेन्नई में। अच्छा, इसके सीईओ और एमडी की बात करें, सीईओ और एमडी की अगर बात करें तो उसका नाम हो जाता है पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। दोस्तों अब मेहनत ज्यादा करनी होगी, आपको ये सब चीजें याद करनी होगी, ठीक है। टैगलाइन, टैगलाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुड पीपल टू ग्रो विथ, राइट। ये हो जाएंगे क्या आपके कुछ इंपॉर्टेंट टैगलाइन। साथ ही साथ आपका होमवर्क क्या रहेगा, आप पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन कमर्शियल बैंक दैट इज यूको बैंक एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सेम यही स्टैट्स क्या करोगे, घर पे याद करोगे। गूगल कर लेना, नहीं आता है तो मिल जाएगा आपको गूगल पे भी, लेकिन आपको याद करने पड़ेंगे। हर बैंक का हेडक्वार्टर याद होना चाहिए, टैगलाइन तो याद होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब इसके बारे में बात करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन फ्राइडे इम्पोजेज अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ 57.50 लाख, ठीक है, ऑन द गवर्नमेंट ओन्ड इंडियन ओवरसीज बैंक फॉर नॉन कंप्लायमेंस विद सर्टेन डायरेक्शंस। डायरेक्शंस बोले तो क्या हो जाता है यहाँ पर, रूल्स, ठीक है। द पेनल्टी वाज रिलेटेड टू द डायरेक्शंस इशूड बाय आरबीआई ऑन फ्रॉड्स क्लासिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग बाय कमर्शियल बैंक्स एंड सेलेक्ट एफआई क्या हो जाता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मतलब यहाँ पर दोस्तों क्या किया, इंडियन ओवरसीज बैंक ने रूल्स का वायलेशन किया है और आरबीआई ने वहां पर उसके ऊपर क्या करी है, पेनल्टी इंपोज करी है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि यहाँ पर और भी बहुत सारी आरबीआई ने पेनल्टीज इंपोज की है बहुत सारे बैंक्स के ऊपर। जैसे पंजाब एंड सिंध बैंक के ऊपर रिसेंटली 27.5 लाख का पेनल्टी इशू हुआ था। वही यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पे 1 करोड़ का हुआ था। एक्सिस बैंक और आईडीबीआई बैंक पर करीब 90 लाख रुपए का पेनल्टी इंपोज हुआ। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे 1.25 करोड़ का क्या हुआ दोस्तों, अप्रोक्सीमेटली पेनल्टी यहाँ पर लगी, ठीक है। उसी के साथ साथ आपका जापान जो एक फॉरेन बैंक है उसने भी रूल वायलेट किया तो 30 लाख का उसके ऊपर भी पेनल्टी लगाई गई। तो ऐसे कर कर यहाँ पर काफी पेनल्टी इंपोज करी गई है किसके ऊपर, बैंक्स के ऊपर, किसके द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ रिलेटेड से एक और न्यूज मुझे आपको देनी पड़ेगी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने टोकनाइजेशन का
कार्ड टोकनाइजेशन आपको पता है क्या होता है? कार्ड टोकनाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपका जो एटीएम कार्ड होता है उसमें नंबर होते हैं, उस नंबर को आप अपने हिसाब से नंबर में चेंज करा सकते हो, वो हो जाता है आपकी टोकन नंबर। जैसे सपोज करो कि मेरा नंबर है मान लो 10123456, मान लो एग्जांपल लेते हैं, ये मेरा एटीएम नंबर है, ठीक है, असली एटीएम नंबर ओरिजिनल। इसको मैंने चेंज करा लिया किसके? 111222, ठीक है। अब मैंने क्या करा लिया, इसको टोकन करा लिया और मैंने हर जगह ये नंबर डाला तो वो अपने आप अप्लाई हो जाता है, ठीक है, अपने आप ये उसको डिकोड कर लेता है। लेकिन अगर मैंने कहीं पे नंबर डाला तो मेरा नंबर क्या चोरी नहीं हो सकती। ये क्या होता है ना, साइबर क्राइम बचाने के लिए चीज करते हैं। तो यहाँ पर कार्ड टोकनाइजेशन का जो डेडलाइन था वो 3 महीने से बढ़ा दिया गया आरबीआई के द्वारा, अब हो जाएगा September 30, 2022, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप मान लो आरबीआई के द्वारा मुझे आपको बतानी थी। आरबीआई के गवर्नर का नाम क्या हो जाता है? शशि शक्तिकांता दास, 25th पोजीशन पर। फर्स्ट थे आपके कौन? सर ऑसबोर्न स्मिथ, और फर्स्ट इंडियन थे थर्ड नंबर पर सीडी देशमुख, राइट। तो ये भी ध्यान रखना। और 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं किसके? आपके ये आरबीआई के कौन कौन है? टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव, एमडी पात्रा और महेश कुमार जैन, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, विच टीम विंस द चैंपियंस फॉर द रणजी ट्रॉफी 2023। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है कि रणजी ट्रॉफी, ठीक है, रणजी ट्रॉफी किसने जीती है और वो चैंपियन बने कौन सी टीम? झारखंड, बंगाल, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र। या द करेक्ट ऑप्शन विल बी मध्य प्रदेश। इन्होंने हराया किसको है? तो मुंबई को हराया भाई 6 विकेट से। अब हम पूरी यहाँ पर बात करेंगे। मध्य प्रदेश wrote history as they won their maiden Ranji Trophy title, beating tournament heavyweights Mumbai by 6 wickets in the final at M. Chinnaswamy Stadium in Bangalore. Under the leadership of Aditya Srivastav, the team defeated 41-time champions Mumbai. The team was coached by former Indian wicket-keeper batsman Chandrakant Pandit. Right? तो यहाँ पर मुंबई बैटर सरफराज खान crowned a man of the tournament with his brilliant Ranji Trophy with the bat, right? आपको जो बात ध्यान रखनी है वो है ये कि मध्य प्रदेश ने यहाँ पर जीता है। कुछ रिवीजन पॉइंट्स बताएंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि एमपी के कैप्टन कौन थे। तो मैंने यहाँ पे बता दिया आदित्य श्रीवास्तव, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं बात करूं क्रिकेट से रिलेटेड कुछ रिवीजन पॉइंट्स की, तो वो बताना चाहिए मुझे आप लोग को दोस्तों कि जैसे अगर मैं बात करूं इंडियन दिव्यांग क्रिकेट टीम की, तो वहां पर विनिंग जो है वो है आप लोगों का जो कराया गया है वो नेपाल के अगेंस्ट करवाया गया है। तो ये ध्यान रख लेना। वैसे तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है फिर भी। सुपरनोवास की बात करूं तो उन्होंने जीता है वुमेन्स T20 चैलेंज 2022 विद अ 4-run विक्ट्री फ्रॉम द वेलोसिटी। तो ये बात भी ध्यान रख लेना। बेसिकली सिंपल जो मैंने आप लोग को बताया इसमें आपकी सारी चीजें कवर हो जाती हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश ने अपने इतिहास में पहली बार, ठीक है, ये प्रतिष्ठित ट्रॉफी उठाने के लिए 4 विकेट के लिए इन्हें हराया है और चौथी पारी में 108 रनों से पीछे किया किसको? मुंबई को। तो ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट, during which festival in Goa, people wear crowns of fresh fruit and wild flowers, traditionally called kopel, to celebrate the occasion. तो आप लोग को यहाँ पर बताना है कि गोवा में ऐसा कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है जहां पर लोग अपने सर पर फ्रेश फ्रूट्स का क्राउन पहनते हैं, ठीक है, तो जिसको कोपेल बोला जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों साउजाओ, ठीक है, साउजाओ। चलिए हम बात करते हैं इसकी। आप इनकी फोटो भी देख, बड़े बड़े प्यारे लगते हैं देखने में ना। द पीपल ऑफ द गोवा इज सेलिब्रेटेड द साउजाओ फेस्टिवल, द फीस्ट ऑफ सेंट जॉन ऑफ बैप्टिस्ट with traditional enthusiasm after 2-year coronavirus induced gap. The festival is dedicated to Saint John the Baptist, who baptized Lord Jesus on the river of Jordan and is celebrated on the onset of monsoon. राइट तो ये गोवा में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है दोस्तों। गोवा की बात करनी चाहिए। गोवा की बात करेंगे तो कैपिटल क्या हो जाता है? तो गोवा का कैपिटल हो जाता है भाई पणजी, ठीक है, क्या हो जाता है? पणजी। साथ ही साथ अगर मैं सीएम की बात करूं तो प्रमोद सावंत, पता है आप लोग को, ठीक है। गवर्नर की अगर मैं बात करूं तो PS श्रीधरन पिल्लाई, ये इसके गवर्नर हो जाते हैं गोवा के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। इन असम 4-day Ambubachi Mela of Guwahati came to an end at which of the following temple? Options are there on your screen.
करेक्ट विल बी कामाख्या टेम्पल। बहुत ही हिस्टोरिक मंदिर है, बहुत ही जाना माना प्रसिद्ध प्रचलित मंदिर है कामाख्या टेम्पल, माँ काली का मंदिर है। ठीक है, गुवाहाटी में सिचुएटेड है। 4 दिन का वहां पर फेस्टिवल होता है अंबुबाची मेला, वो अब खत्म होने पर आ गया है दोस्तों। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। आप यहाँ पर फोटो देख पा रहे हैं। डिवोटीज वर फाइनली permitted टू टेक द एनुअल अंबुबाची मेला एट असम renowned कामाख्या टेम्पल आफ्टर 2 years एब्सेंस। जो कोरोना वायरस की वजह से जो एब्सेंस हुआ था, उसके बाद अब ये मेला वापस से भरने लगा है। द हेड प्रीस्ट ऑफ माँ कामाख्या देवालय और बोरडोलई काबीनाथ शर्मा explained that Parvatri was used to symbolically close the temple doors for 4 days as a part of rites. The door will be unlocked or Nivriti in the morning for the first day. This year, holiday is being observed in more subdued manner due to state's tribal floods. Pallav Gopal Jha, the Deputy Commissioner of Kamrup Metropolitan, stated although extensive preparations have been made in the pilgrims visiting the shrine atop of the Nicholai Hills in Guwahati, neither private vehicles or public transport are permitted. तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, 4 दिन तक पूरी तरीके से ये बैंड रहता है, ना तो आप किसी व्हीकल को लेकर जा सकते हो ना लेकर आ सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ कम से कम 25 लाख, ठीक है, लोगों ने इस मेले को इस साल विजिट किया और यहाँ विटनेस किया। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना। अब एक बात ध्यान रखना कि फेस्टिवल जो है आबूबाची मेला, ये असम से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है, भले ही वो WBCS का एग्जाम हो या फिर SSC का एग्जाम हो। डेफिनेटली क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि ये आबूबाची मेला कौन से स्टेट या यूटी से रिलेटेड है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर हम आसाम की बात करते हैं दोस्तों, कैपिटल हो जाता है क्या, दिसपुर। CM हो जाएंगे हिमांता बिस्वा शर्मा। ठीक है, और गवर्नर हो जाएंगे प्रोफेसर जगदीश मुखी। तो ये मैंने आप लोग को बता दिया स्टैट्स किसका, आपका आसाम का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत सारी फेस्टिवल्स और मनाए गए दोस्तों, जो कि मैंने आपको पढ़ाए भी हैं। ठीक है, जो कि मैंने आपको क्या किए, पढ़ाए भी हैं। किसमें, एक सेकेंड, मेरे करंट अफेयर्स के सेशन में। तो मैं एक बार थोड़ा सा वापस से रिपीट कर दूं। जैसे भाईको फेस्टिवल के बारे में पढ़ाया था, वो भी असम का होता है। ठीक है, भाईको फेस्टिवल। मैंगो फेस्टिवल बेल्जियम में। ठीक है, शीतल षष्ठी फेस्टिवल बताइए कहाँ पर, उड़ीसा में, है ना। लेवेंडर फेस्टिवल पढ़ाया था मैंने, जम्मू कश्मीर में। ड्रोन फेस्टिवल, इंडिया का सबसे बड़ा ड्रोन फेस्टिवल हुआ था न्यू दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद आपका भारत भाग्य विधाता फेस्टिवल ब्रेड फोर्ट पे हुआ था दिल्ली में, राइट। गणगौर फेस्टिवल राजस्थान का है, पता है आपको। सरहुल फेस्टिवल, सरहुल झारखंड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ऐसे कर कर आप लोग को याद रखना होगा। फेस्टिवल्स पर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। Who has been reappointed as a chief of research and analyzing wing raw? तो आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन यहाँ पर दोस्तों रॉ के यहाँ पर चीफ रीअपॉइंट हुए हैं। ठीक है, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, रीअपॉइंट हुए ये आपको यहाँ पर बताना है। और करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा समंत कुमार गोयल। कौन हो जाएगा, समंत कुमार गोयल। अब इसके बारे में हम पूरी बात करेंगे दोस्तों। चलिए, समंत कुमार गोयल contract as Secretary of Intelligence Agency Research and Analysis Wing was extended by the Center on June 4 by another year. राइट, सिंपल बात। इन्होंने सक्सीड किसको किया है, अनिल धासमना को। बस ये दो बात आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ रॉ के बारे में, RNDW के बारे में। तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 1968 में। हेडक्वार्टर इसका हो जाता है न्यू दिल्ली में। बस इससे ज्यादा आपको इसमें और कोई न्यूज याद नहीं रखनी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। Who has been sworn as 27th Chief Justice of हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, राइट। तो यहाँ पर 27वें हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस किसे मनाया गया है, 23 जून 2022 को। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का क्या, जस्टिस अमजद एंतसाम सैयद। आप इनकी फोटो यहाँ पर देखें, पूरी बात करेंगे। जस्टिस अजमत Thursday took oath as a new Chief Justice of Himachal Pradesh High Court. Governor Rajendra Arlekar administered the oath of the office him to at a ceremony of Raj Bhavan, Shimla. Chief Minister Jairam Thakur was present at the event along with the two states cabinet ministers before being appointed the 27th Chief Justice of Himachal Pradesh High Court. आपको ये बात पता होनी चाहिए, आपको इनका नाम याद होना चाहिए यहाँ पर।
क्या याद होना चाहिए? नाम यहाँ पर याद होना चाहिए, बस यही बात। और ये यहाँ पर राजभवन में इनको ओथ दिलाई गई, किसके द्वारा? गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के द्वारा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बन जाता है। अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं, देखो हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं आप लोग के साथ, तो हिमाचल प्रदेश के सबसे पहले तो कैपिटल, तो दोस्तों समर में, ठीक है, समर में इसकी कैपिटल हो जाती है शिमला, और विंटर में इसकी कैपिटल हो जाती है क्या? धर्मशाला। ठीक है, ये ध्यान रखना। साथ ही साथ उत्तराखंड में भी ऐसे ही होता है, आपको समर विंटर का अलग अलग होता है। ठीक है, सीएम की बात करूं तो जयराम ठाकुर हो जाते हैं, गवर्नर हो जाते हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ठीक है, अच्छा, साथ ही साथ दोस्तों कुछ अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस के और हुए थे जो मैंने अपने करंट अफेयर्स के सेशन में आपको पढ़ाए थे। जैसे विपिन सांघी की बात करूं मैं, किसकी? विपिन सांघी की। तो विपिन सांघी को चीफ जस्टिस बनाया गया उत्तराखंड हाईकोर्ट का। किसका? उत्तराखंड हाईकोर्ट का। साथ ही साथ रश्मिन एम छाया को गुवाहाटी हाईकोर्ट का बनाया गया है। ठीक है, सतीश चंद्र शर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट का, और एस एस शिंदे को राजस्थान हाईकोर्ट का। ठीक है, तो ये आपके रिवीजन पॉइंट्स के लिए था। किसके लिए? रिवीजन पॉइंट्स को। वीडियो को वापस से पीछे करिए, वापस से मेरी आवाज को सुनिए, और इसे नोट्स को रिवीजन पॉइंट में ऐड ऑन कर लीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा? आपकी जो तैयारी है वो बहुत मजबूत रहेगी। आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना। ठीक है, ताकि जितने भी एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं उन्हें भी इसका फायदा हो सके। नेक्स्ट चलते हैं। Scientists have discovered the world's largest bacterium which can be seen with naked eye. What is the name of this bacterium? तो यहाँ पर दोस्तों साइंटिस्ट ने मतलब यहाँ पर डिस्कवर किया है सबसे बड़ा बैक्टीरिया। ठीक है, उसका नाम क्या हो जाएगा? तो उसका नाम हो जाएगा आपका थियोमार्गरेटा मैग्निफिशिया। ठीक है, ये एक साइंटिफिक नाम है, थोड़ा सा टफ है बट याद रखना। तो ये पाया गया है कहाँ पर? तो ये देखो पाया गया आपका कैरेबियन मैंग्रोव स्वैप में। ठीक है, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं ना, आधे आधे पानी आधे ऊपर रहते हैं वैसे। तो इन द कैरेबियन मैंग्रोव स्वैप रिसर्चर्स हैज फाउंड द बैक्टीरिया known to science. While the majority of bacteria are tiny, these one is so large that it can be seen with unaided eye. आप इस बैक्टीरिया को अपनी मतलब बिना किसी इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू खुली आंखें जो हमारी अनएडेड आई है उससे भी हम देख सकते हैं। इट इज बाय फार द लार्जेस्ट बैक्टीरियम नोन द टू डेट अकॉर्डिंग टू द जीन मैरी वोलैंड। राइट, तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। इसका क्वेश्चन बनने का चांसेस डब्ल्यूबीसीएस में काफी हो जाता है, और साथ ही साथ दोस्तों करंट अफेयर्स में भी इसका झुकाव जो दबदबा है थोड़ा ज्यादा रहता है ना, झुकाव ज्यादा रहेगा। तो प्लीज इसे याद रखिएगा। इसका नाम जो है थोड़ा सा टफ है, बट आप लोग प्लीज इसे याद रखिएगा। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर मैं आप लोग को बताऊं तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि ये कहाँ पर पाया गया। तो ये पाया गया कैरेबियन मैंग्रोव स्वैप में। ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये कम से कम दोस्तों हमारे ह्यूमन के जो आई लैशेस होती है ना उसके माप का ये बैक्टीरिया है, मतलब उसके मेजर का ये बैक्टीरिया। तो आई लैशेस तो डेफिनेटली आप देख ही सकते हो ना उस हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है ओडिशा मो बस सर्विस रिसीव द प्रेस्टिजियस अन पब्लिक सर्विस अवार्ड इन विच ईयर द सर्विस लॉन्च इन ओडिशा। आप लोग को बताना है दोस्तों ओडिशा का मो बस, ठीक है, मो बस यहाँ पर कौन से साल में इसकी जो सर्विस है वो स्टार्ट हुई थी, ये आपको बताना है। और जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 2018। ठीक है, अब हम थोड़ा सा उड़ीसा की पहले बात करेंगे। तो उड़ीसा की अगर मैं बात करूं तो आप मुझे बताओगे इसके सीएम का नाम और गवर्नर का नाम। ठीक है, तो एमओबस ओडिशा बेस्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस हैज बीन ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशंस अवार्ड फॉर देयर रोल एंड एफर्ट्स इन हेल्पिंग पीपल the world recover better from COVID-19. The public transport services has been recognized for its role promoting gender responsive public services to achieve the sustainable development goals set by the UN. तो यहाँ पर दोस्तों जो ये जो बस है, ये जो परिवहन सेवा है, इसको कोविड-19 से दुनिया से बेहतर ढंग से उभारने के लिए यहाँ पर बनाया गया है। और इसकी जो एफर्ट्स है वो ये है कि यहाँ पर पूरी तरीके से इसे क्या किया जाए, नियंत्रण में रखा जाए। साथ ही साथ दोस्तों जो बस फेयर है वो 5 रुपए से लेकर 55 रुपए तक का रहेगा। ठीक है, नॉन एसी का, और 5 रुपए से लेकर 70 रुपए तक रहेगा आप लोगों का एसी का। ठीक है, ये 2018 6 नवंबर को लॉन्च हुई गई थी। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, ठीक है, अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को क्या किया जाए, ट्रांसपोर्ट को ट्रांसफॉर्म किया जाए। क्या किया जाए? ट्रांसफॉर्म
किया जाए, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। मैंने आपको क्रक्स बता दिया पूरा, इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ भी नहीं जानना है, ठीक है। मोबस, क्या नाम याद रखना, मोबस, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा दोस्तों। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो में डालो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए। हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप, वहाँ पे डिस्कशंस होते हैं, आप अपने कमेंट बता सकते हो, कुछ क्वेरीज वहाँ पर आप लोग दे सकते हो। आपको सारी चीजें वहां पर अवेलेबल करवा दी जाएगी, पीडीएफ से लेकर लिंक से लेकर सबसे पहले, ठीक है। तो ये था दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।